नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी का जो है चैप्टर 1 लेकर के आए हैं। तो आज जो है पूरा जो है कंप्लीट थ्योरी वीडियो है, प्लस थ्योरी के बाद जो है मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कुछ नए आधारित क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का जो चैप्टर 1 है वो है वृद्धि और विकास, या विकास और वृद्धि, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसके संबंध में आपको एक जो है या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक रहेगा आपके लिए, इसलिए इसको पूरे कंप्लीट रूप में देखिएगा। इसका नोट्स बनाना आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा आपके लिए, इसलिए इसका कंप्लीट नोट्स भी बनाइएगा। जितने भी शब्द यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं वन लाइनर नोट्स के रूप में, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आपको जो है एक क्विक जो है मैंने ग्लिम्स दे दिया है, तो ये सभी जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में ये सभी जो है हूबहू जैसे दिया गया वैसे ही पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है। लाइक मोटिवेशन के लिए है ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली वीडियो लेकर, जो पहली बार देने जा रहे हैं और 3 महीने का समय है, 8 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है। तो ये याद रखिएगा कि 8 फरवरी तक मैं सब कुछ आपको चैप्टर वाइज जो है वीडियो तो मैं कराऊंगा, उसके बाद मैं पेपर्स भी डेली करा दूंगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट से है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड जो है फैक्ट्स देख लेते हैं। विकास क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बनाए जाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, विकास को एक ऐसी क्रमिक परिवर्तनों की संख्या के रूप में जाना जाता है जो व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का विकास करता है और पुरानी विशेषताओं में संशोधन करता है। तो इसको एक तो क्रमिक परिवर्तन के रूप में जानते हैं, मतलब विकास जो है एक क्रमबद्ध तरीके से होता है, क्रम रूप में होता है। और जब विकास क्रम रूप में होता है तो इसका मतलब है कि जो भी आपका पुरानी विशेषता है वो नई विशेषताओं से जो है संशोधित हो जाता है, मतलब वो चेंजेस आ जाता है। इस तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, विकास केवल जो है शारीरिक वृद्धि को नहीं दर्शाता। यहाँ पे विकास को हम केवल शारीरिक वृद्धि के रूप में नहीं मापते, बल्कि इसको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी परिवर्तनों के रूप में, भावनात्मक, इन सभी परिवर्तनों के नैतिक रूप में, इन सभी परिवर्तनों के रूप में दर्शाते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, विकास जो है बहुआयामी होता है, मतलब इसका जो है एक जो है आयाम नहीं होता, बहुआयाम। जैसे शारीरिक है, मानसिक है, भावनात्मक है, सामाजिक है और भाषा, इन सभी आयाम को अगर देखें तो ये बहुआयामी हो गया। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, विकास जो है कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। इस लाइन को आप नोट कर लीजिए, ये विकास जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। इसका मतलब है कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया जो है जन्म से शुरू होती है और व्यक्ति के कब्र तक चलती रहती है, मतलब जब तक वो आदमी मर नहीं जाता तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो है तथ्य है जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है, विकास को जो है हम किस रूप में जो है देखते हैं, या विकास किस ओर बढ़ता है, तो ये सरलता से शुरू होता है और जटिल की ओर बढ़ता है। तो विकास जो है सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास जो है सार्वभौमिक है, मतलब यूनिवर्सल है। इसको ऐसा नहीं कह सकते कि विकास की प्रक्रिया को आप रोक सकें, आप रोक नहीं सकते। ये जो है यूनिवर्सल है, ठीक है, ये होकर ही रहेगा, ये सार्वसत्य है, मतलब इसको रोका नहीं जा सकता, ये होकर ही रहेगा, इसलिए इसे सार्वभौमिक कहा है ना। परंतु जो है ये विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो व्यक्ति से व्यक्ति में जो है अंतर होता है। हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग होता है। हर व्यक्ति की शारीरिक ग्रोथ अलग होती है, कि हर व्यक्ति की मानसिक ग्रोथ अलग होती है, हर व्यक्ति की जो है नैतिकता की जो है ग्रोथ अलग होती है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि बच्चों के विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं, और वातावरण दोनों का परिणाम है। मैंने अक्सर आपसे कहा है कि एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, या हम कह सकते हैं विकास होता है,
वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। इन दोनों के होने से ही एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व निखरता है ना। इस किसी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी जो डेवलप होती है वो इन्हीं दो के कारण होती है। अगर इनमें से किसी भी एक में कोई कमी है, वंशानुक्रम में मान लीजिए कोई कमी है, तो वातावरण चाहे जितना आप देने की कोशिश करें, बेहतर देने की कोशिश करें, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, कम या ज़्यादा नहीं, लेकिन दोनों का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि 50% इसका हो 50% इसका हो, ये नहीं कह सकते, लेकिन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। विकास का रूप जो है गुणात्मक होता है। अब ये पॉइंट आपको नोट करना होगा, विकास का रूप क्या होता है? गुणात्मक होता है। कई बार आपसे पूछेगा कि विकास मात्रात्मक होता है कि मात्रा के रूप में होता है, तो ध्यान रखिएगा मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक। विकास की प्रक्रिया को हम गुणों के रूप में नापते हैं, मात्रात्मक रूप में, मात्रा के रूप में, लंबाई चौड़ाई इन सब रूप में नहीं मापते। तो विकास को हम गुणों के रूप में देखते हैं। शारीरिक ग्रोथ कितनी हो रही है, नैतिकता के गुण क्या है, इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ तक बातें समझ गए? अब जितने मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ लिख करके दिए हैं, आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। जितने भी लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं आपसे यही कहूँगा कि नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलना, नोट्स ज़रूर बनाना। और आप जो है पेड एड बैच के चक्कर में मत पड़िएगा। जो भी पॉइंट्स मैं आपको करा रहा हूँ, अब मैं आपको बिल्कुल सटीक जो है पीडीएफ आप मतलब सटीक जो है ये प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, वृद्धि क्या है, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ। बहुत ही ध्यान से इसको नोट करना, ठीक है। वृद्धि से तात्पर्य होता है उस शारीरिक परिवर्तनों से जो समय के साथ किसी व्यक्ति में होते हैं। तो वृद्धि का संबंध यहाँ पे है शारीरिक परिवर्तन से, वहां पे शारीरिक परिवर्तन से नहीं था। यहाँ पे वृद्धि जो है शरीर के आकार, लंबाई, वजन, अंगों के आकार में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन से माना जाता है। देखिए, विकास को हमने गुणात्मक परिवर्तन कहा था, लेकिन वृद्धि एक मात्रात्मक है, क्योंकि हम आकार को मात्रा के रूप में माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं, अंगों के आकार को भी जो है मात्रात्मक रूप से माप सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वृद्धि का मतलब यहाँ ये हो गया कि संख्या ये आकार में बढ़ना। तो बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वृद्धि का मतलब होता है संख्या या आकार में बढ़ना। बच्चों की जो वृद्धि को मापा जा सकता है, तो वृद्धि को हम माप सकते हैं, याद रखिएगा, वृद्धि को माप सकते हैं। अगर हम बात करें वृद्धि के संदर्भ में, तो एक समय के बाद जो है वृद्धि रुक जाती है, या हम कह सकते हैं कि सीमित हो जाती है। लेकिन विकास की हम बात करें तो विकास जो है निरंतर चलती रहती है, मतलब जन्म से शुरू होती है और उसके मरने तक चलती रहती है। वृद्धि का जो है रूप होता है वो मात्रात्मक होता है, ना कि गुणात्मक होता है, ये बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वृद्धि जो है, ग्रोथ जिसे कहते हैं, ये शरीर का फैलाव है, शारीरिक रूप से नापते हैं इसलिए शरीर का फैलाव है। जबकि विकास जो है ये व्यक्तित्व का विस्तार है। और व्यक्तित्व का विस्तार कैसे? शारीरिक जो है, मानसिक रूप से, है ना। और ये टिका होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर। सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, और बहुत ही आसान जो है भाषा में मैंने जो है ये आपको जो है सभी नोट्स देने का प्रयास किया है। तो आइए अब जो है इससे जुड़े हुए विकास के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जो है इसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, शारीरिक विकास कहते हैं, भाषा विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और नैतिक विकास। ये कुछ जो है विकास के प्रकार हैं। संज्ञानात्मक विकास को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, शारीरिक विकास को हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, भाषा विकास को हम लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं, और सामाजिक विकास को हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, और भावनात्मक विकास को हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं, और नैतिक विकास को हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। इन सभी जो है 6 जो है टाइप्स को आप अपने दिमाग में बिठाए रखिएगा। ठीक है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे जो संज्ञान शब्द जोड़ा है इसका अर्थ होता है जानना, समझना, सोचना, तर्क करना, याद रखना और निर्णय लेना। मतलब इसका जो मूल अर्थ निकलता है वो है बच्चे के सोचने, समझने, याद करने, समस्याओं को हल करने, निर्णय लेने की क्षमता में होने वाले क्रमिक जो है विकास को हम संज्ञानात्मक विकास का नाम देते हैं। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास शब्द अगर जुड़ जाए तो इसका मतलब है कि बुद्धि से संबंध में है, इसका संबंध है बुद्धिक जो है बौद्धिक विकास से है। ठीक है,
बौद्धिक विकास से संबंधित है। तो दिमाग के जितने भी काम होते हैं, पहलू होते हैं, सोचना, समझना, याद करना, समस्याओं को हल करना, निर्णय लेना, ये सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। यहाँ तक भी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, है ना। तो विकास की प्रक्रिया में अपने अपने तरीके हैं, जहाँ पे उन्होंने 4 चरण दिए थे। तो आइए हर चीज़ों को एक एक करके देखेंगे आगे, ठीक है। अभी जितना मैं आपको दे रहा हूँ उतना समझिएगा कि आपको इतना पढ़ना है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर कि जो है शारीरिक विकास, जिसे कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर हम उसका दूसरा नाम है मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। अब मोटर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है और फाइन मोटर, दो तरीके की जो है मोटर डेवलपमेंट स्किल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। ग्रॉस मोटर का मतलब होता है शरीर की बड़ी मसल का प्रयोग करना। जैसे बड़ी मसल क्या होता है, पूरे हाथ का प्रयोग करना, पूरा शरीर का प्रयोग करना, चलना, खड़े होना, सीढ़ियाँ, जहाँ पे शरीर के अधिकतम अंग जो है उस कार्य को कर रहे हो। जैसे सीढ़ी चढ़ते हो तो शरीर का केवल एक हिस्सा काम थोड़ी ना करता है ना, पूरा दौड़ने में संपूर्ण हिस्सा काम करता है, खड़े होने में संपूर्ण हिस्सा काम करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे बड़ी मसल को लेते हैं। ग्रॉस मतलब बड़ी, और फाइन मतलब बहुत फाइन काम करना होगा तो बहुत छोटा, बहुत धीरे से, ऐसा। तो फाइन मोटर का मतलब होता है छोटी मसल का प्रयोग करना, जहाँ पे उंगली चलाना, आंखें घुमाना, जीभ, एक केवल शरीर का वही हिस्सा केवल एक्टिवेट रहता है। अब उंगली चला रहे हो तो उसमें कोई और हिस्सा तो एक्टिवेट है नहीं, तो उंगलियों में केवल उंगली, आईब्रो हिला देना, है ना, पैर की उंगलियां चला देना, इस तरीके के होंठों का प्रयोग करना, ये सब फाइन मोटर स्किल्स में आती है ना। तो आपसे अगर पूछे कि लिखना जो है किसका है हिस्सा है, पढ़ना जो है किसका हिस्सा है, तो पढ़ने में आप सिर्फ केवल मुंह चला रहे होते हैं, है ना। तो पढ़ना जो है ये फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। लिखना जो है ये एक जो है इसमें उंगलियों के साथ साथ हाथों का जो है भी प्रयोग होता है। तो ये जो है इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। दौड़ना किसके हिस्से में आएगा, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाषा विकास की बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है। तो बच्चे जो है ध्वनियों को, शब्दों को, वाक्यों को, उनके अर्थ को समझने का उपयोग करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। इसी को हम जो है भाषा विकास के रूप में देखते हैं। भाई अगर कोई बच्चा ध्वनियों का प्रयोग कर रहा है ना, शब्दों का यूज़ कर पा रहा है, उसके अर्थ को समझ रहा है, वाक्यों बना पा रहा है ना, और लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक से हुआ है, यही कहेंगे इसका मतलब अर्थ है। अब अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट के संदर्भ में हम बात करें, दूसरे जो मनोवैज्ञानिक थे, पियाजे का क्या कथन था, तो पियाजे ने भाषा के संदर्भ में, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे रखा है, मैंने ध्यान रखिएगा, इसको मिस मत करिएगा, नोट कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन हमेशा बरकरार रहता है इन चीज़ों में। पियाजे के संदर्भ में अगर हम भाषा के संदर्भ में बात करें तो भाषा जो है बच्चे की संज्ञानात्मक, जिसे हम कहते हैं बौद्धिक विकास, परिपक्वता के साथ जैसे जैसे बच्चे का बौद्धिक विकास होता जाता है वैसे वैसे वो भाषा क्षमता में भी परिपक्व होता जाता है, मैच्योर होता जाता है। स्किनर ने जो है भाषा के संबंध में ये कहा है कि जब बच्चा जो है नकल करके जो है अन्वेषण, नकल करके जो है भाषा सीखता है, तो यहाँ पे स्किनर ने भाषा सीखने में नकल को महत्वपूर्ण माना है। और यहाँ पे पियाजे ने भाषा सीखने में परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी को महत्वपूर्ण माना है। नाम चोम्स्की का बात करें और तो इन्होंने जो है भाषा सीखने को जन्मजात क्षमता के रूप में माना है। तो बच्चे की जन्मजात क्षमता मतलब बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। लैंग्वेज जो है एक्विजिशन डिवाइस के रूप में इसको जो है नाम दिया है। यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं लेव वाइगोस्की। तो लेव वाइगोस्की ने भाषा विकास में सामाजिक जो है, सांस्कृतिक और संवाद को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। क्योंकि देखो लेव वाइगोस्की ने जो बताया है कि भाई बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज और संस्कृति की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो वही यहाँ पे बात लिखी गई है। तो यहाँ तक जितनी बातें मैंने आपको लिखी हैं उन सभी बातों को आपको अपने दिमाग में बिठाए रखना है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरा है विकास की प्रक्रिया, जिसमें हम कहते हैं भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों की भावनाओं को समझने और उनकी भावनाओं को व्यक्त करने और उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता होने वाला क्रमिक विकास को हम भावनात्मक विकास कहते हैं। भाई अगर कोई बच्चा अपनी भावनाओं को समझता है, इमोशंस को समझता है और उस इमोशन का सही रूप में व्यक्त कर पाता है,
उन इमोशंस को सही रूप में कंट्रोल कर पाता है, नियंत्रित कर पाता है कि कहाँ गुस्सा दिखाना है, कहाँ प्रेम दिखाना है, कहाँ नफरत दिखानी है, कहाँ पे किस तरीके से जो है चीज़ें दिखानी है। तो ये जो संबंध होता है ये भावनात्मक विकास होता है। और हमने आगे कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको आपने देखा होगा कि जहाँ पे गुस्सा नहीं करना होता वहाँ पे भी गुस्सा कर जाते हैं, जहाँ पे प्रेम नहीं दिखाना होता वहाँ पे ज़बरदस्ती का जो है दिखावटी प्रेम दिखा रहे होते हैं, है ना। तो ये उनके भावनात्मक विकास में कमी होती है, इस रूप में आप समझ सकते हैं। तो देखिए ये जो भावनात्मक विकास होता है ये बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में जो है गहरा प्रभाव डालता है, सामाजिक व्यवहार में गहरा प्रभाव डालता है, सीखने की क्षमता में गहरा प्रभाव डालता है। अब सीखने की क्षमता में कैसे? अब भाई जब आप ज़्यादा भावनात्मक होंगे, जब आप ज़्यादा इमोशनल होंगे तो आपका बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए अक्सर कहा जाता है ज़्यादा जब आप बिल्कुल उत्साह में हो, खुश हो, तो एकदम से जो है डिसीजन नहीं लिया जाता, या आप बहुत क्रोध में हो तो एकदम से डिसीजन नहीं। तो ये होता है इसका मूल अर्थ कि भाई जो भावना इमोशंस हैं ये आपके सीखने की क्षमता को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बातों को याद रखना चाहिए आपको। अब आ जाते हैं, ये जो चीज़ दी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भावनात्मक विकास की क्या प्रमुख अवस्थाएं हैं। तो देखिए एक पहली अवस्था है वो शैशवावस्था जिसे कहते हैं इन्फेंसी पीरियड। ये जन्म से 2 वर्ष का टाइम पीरियड होता है। इसमें क्या होता है बच्चा किस तरीके की भावनाओं का जो है शो करता है। तो वहाँ पे भूख, दर्द, डर, प्रसन्नता जैसी जो है बच्चे के अंदर मूल भावनाएं आपको देखने को मिलेंगी। फिर आ जाते हैं बाल्यावस्था जो कि 212 वर्ष अवस्था तक होती है। और इस अवस्था में बच्चा जो है प्रेम, ईर्ष्या, आपने अक्सर जो है 2 3 4 साल के बच्चे को जो है देखा होगा कि जब आप दूसरे बच्चों को खिलाने लगते हैं तो 4 साल का बच्चा आपसे जो है एकदम से वो करने लगता है ना, जेलसी फील होने लगता है। तो वही इसका है, यहाँ पे गर्व का भाव होता है। जब आप उसे कहते हो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो एकदम से वो बड़ा खुश हो जाता है। गुस्सा बना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, है ना। और हेल्पिंग नेचर की इस तरीके की जो भावनाएं होती हैं ये बाल्यावस्था में आती हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लेना। एग्जाम में आपसे ये उदाहरण दे करके पूछेगा तो अक्सर क्या होता है कि यहाँ पे देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब यहाँ क्वेश्चन आता है ना तो कन्फ्यूजन रहता है। और फिर बहुत सारे बच्चे इसलिए गलत कर देते हैं कि उनको समझ में नहीं आया एकदम से कि यार क्वेश्चन का क्या था, मतलब ऐसे गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाता है किशोरावस्था जिसे कहते हैं एडोलेसेंस जो है एज, ये 12 से 18 वर्ष की होती है। इसमें क्या होता है, किस तरीके की भावनाएं बच्चे के अंदर होती है। इसमें आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भावनाएं होती हैं, आकर्षण दिखने की होती है, असुरक्षा की भावना होती है, स्वतंत्रता की भावना होती है। इस तरीके की कुछ भावनाएं जो होती हैं वो किशोरावस्था में डेवलप होती हैं। आंसर हो गया या, क्योंकि किशोरावस्था को आमतौर पे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कहा जाता है, मतलब तूफान और जो है तनाव और तूफान की अवस्था का। अब तनाव होगा तभी तो व्यक्ति में असुरक्षा की भावना होगी, है ना, आत्मसम्मान की जो है भाव आएंगे। इस तरीके के कुछ भाव आपको किशोरावस्था में या 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों में देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे जिसे हम कहते हैं नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे नैतिकता के संबंध में बात होगी। तो भाई नैतिक विकास के तात्पर्य ये है कि बच्चे के भीतर सही और गलत, अच्छा और बुरा और न्याय और अन्याय की समझ विकसित होने की प्रक्रिया ही जो है नैतिक विकास है, ठीक है। अब यहाँ पे जीन प्याजे ने क्या नैतिक विकास के संदर्भ में कुछ बात कही है। तो देखिए जीन प्याजे ने नैतिकता का विकास जो है बच्चे के संज्ञानात्मक जो है विकास के साथ होता है। तो जैसे जैसे बच्चा जो है मेच्योर होगा, परिपक्व होगा और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, वो पहले शैशवावस्था में होगा, फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा, मूर्त संक्रिया, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी नैतिकता की समझ जो है विकसित होती जाएगी, ठीक है। तो इसका संबंध एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे मेच्योर होगा वैसे वैसे वो बच्चा जो है नैतिकता की समझ उसके अंदर जो है डेवलप देखने को मिल जाएगी। मूल जो है आंसर नैतिकता के संबंध में दिया था कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 जो है स्तर बताए थे और 6 अवस्थाएं बताई थी। मतलब 3 जो है चरणों के हम बात करें, 3 स्तर के, प्रत्येक स्तर के 2 उप जो है अवस्थाएं हैं, 2 अवस्थाएं हैं। तो इस तरीके से ये 6 अवस्थाओं का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। लॉरेन जो है कोलबर्ग का पूरा एक कंप्लीट थ्योरी मैं आपको दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपको इस संबंध में जो है क्वेश्चन नहीं आता तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, समय रहते मैं आपको जो है ये कंप्लीट टॉपिक करा दूंगा। अगर फिर भी जल्दीबाजी है तो आप मेरे जो है प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं सारा कुछ वही फिर से दोबारा रिपीट करूंगा, जैसे कि मैं ये भी अपलोड कर चुका हूँ पहले भी,
लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो दोबारा से पढ़ना चाहते हैं वो दोबारा ये देख लें और इसके नोट्स बना लें, और जिन लोगों ने देख रखा है वो रिवीजन कर लें। ठीक है। लेव वाइगोस्की ने जो है नैतिक मूल्य कैसे डेवलप होते हैं, तो इन्होंने माना था कि बच्चे के अंदर नैतिक मूल्य जो है सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति से विकसित होते हैं। जब बच्चा जो है दूसरों को देखेगा, उनके साथ तालमेल बिठाएगा, उनके साथ सहयोग की भावना रखेगा, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से अंतःक्रिया करेगा, तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे अपने आप नैतिक जो है मूल्य डेवलप होने लगते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं विकास के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए ये बात को आप नोट कर लेना, जैसा कि ये पहला पॉइंट लिखा है, विकास एक निश्चित जो है प्रतिरूप होता है। भाई एक इसका पैटर्न होता है विकास का। वो पैटर्न क्या है, विकास जो है सिक्वेंशियल होता है, मतलब एक क्रमिक होता है ना। यही इसकी पैटर्न की बात होती है। सिर से पांव की ओर होता है और अंदर से बाहर की ओर होता है। तो विकास जो है क्रमिक अवस्था है, पहली बात तो क्रम से चलता है, और ये क्रम जो है सिर से पांव की ओर होता है, और दूसरा क्रम ये है अंदर से बाहर की ओर होता है। इन दोनों को बोलते हैं, सिर से पांव को कहते हैं सेफेलोकॉडल, और जो है अंदर से बाहर की ओर कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। इन दोनों शब्दों को नोट कर लेना। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों का जो शरीर होता है वो शरीर विकास दो दिशाओं में होता है। तो दो दिशाएं कौन सी होती है, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसे कहते हैं सेफेलोकॉडल, और इसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉडल का मतलब होता है सिरोपदाभिमुख जो है सिद्धांत कहते हैं, या मस्तकाधोमुखी जो है सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस क्रम में जो शारीरिक विकास होता है बच्चे का वो सिर से पैर की ओर होता है। मतलब पहले जब शरीर डेवलप होगा बच्चे का तो पहले सर डेवलप होगा, फिर धीरे धीरे पैर की तरफ बाकी अन्य जो है डेवलप होना शुरू करेंगे। तो पहले सर डेवलप होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें पहले बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है, फिर भुजाओं और अन्य जो है इंद्रियों का विकास होता है। समीप दूराभिमुख जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसमें क्या होता है, शरीर का जो विकास होता है वो मध्य भाग से शुरू होकर के बाहर होता है। तो ये जो शरीर, एक मान लीजिए एक शरीर को हम इस तरीके से देख लें, तो पहले मध्य भाग जो है डेवलप होंगे, और फिर जो है अन्य जो है भाग जो है बाहर की ओर के जो है अंग डेवलप होंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है। ठीक है। विकास जो है पहले भी मैं बता चुका हूँ कि विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर जाता है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि विशेष से सामान्य की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है, नहीं, ये सामान्य से विशेष की ओर जाता है। विकास के क्रम में प्रत्येक बालक की विकास की दर जो होती है वो सामान्य नहीं होती है, और इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक स्कूल में टीचर सबको समान रूप से पढ़ाता है, सब पे ध्यान रखता है, उसके बाद भी कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे सामान्य रूप से पास होते हैं, है ना, एवरेज नंबर से पास होते हैं, और कुछ बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत हाई जो है नंबरों से पास होते हैं। तो ये विकास की दर को जो है संबंध समझते हैं हम यहाँ पे। हर बच्चा का जो है गेन पावर, समझने की क्षमता वो अलग अलग होती है। चाहे आप दोनों बच्चों को बैठाल करके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट चाहे कितना भी बेहतर हो, फिर भी कुछ ना कुछ जो है कमियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। अब तुलनात्मक रूप से यहाँ पे बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि देखो मेरे घर के पड़ोसी में जो है दोनों भाई थे और बहुत टॉप क्लास के बच्चे निकले, इस तरीके से नहीं। उनमें अगर दोनों में अंतर करोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलेगा। कोई शारीरिक बनावट के रूप में होगा, तो कोई मोरल के रूप में होगा, है ना। जैसे मेरे घर में क्या कह रहा हूँ, मेरे घर के ऊपर जो है किराएदार जो रहता है, वो क्या है कि उनके दो बच्चे हैं, छोटे हैं, है ना, वो 6-6, 7-7 साल के हैं। अब जो बच्चे हैं छोटे हैं, लेकिन जो है एक दुबला पतला है ना, और उसकी हाइट भी छोटी है, और दूसरा जो है हाइट में बड़ा है, बढ़िया है ना। तो मतलब एक की हाइट जो है मम्मी की लगी है, तो एक की हाइट पापा की लग गई है। बाकी पढ़ाई में दोनों अच्छे हैं। अब वो कितना अच्छे हैं, तो यही यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है। बच्चों का जो विकास होता है वो सदैव एक ही गति में नहीं होता है, बल्कि इसमें निरंतर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल जाता है। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो रेखीय नहीं होती है, एक रेखा में नहीं होती है, बल्कि ये इस तरीके से विकास की प्रक्रिया को हमको देखने को मिलता है। मतलब इसमें निरंतर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। विकास की जो है प्रमुख जो है विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं, तो पहली अवस्था जो है वो है गर्भावस्था, जिसे हम प्री नेटल पीरियड कहते हैं। ये 40 वीक का होता है और 280 डेज के कहते हैं। ठीक है। शैशवावस्था होता है जिसे कहते हैं इन्फेंसी पीरियड, ये 0 से 2 वर्ष का होता है। पूर्व बाल्यावस्था होता है जिसे कहते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड, ये 2 से 6 वर्ष का होता है।
उत्तर बाल्यावस्था जिसे कहते हैं हम लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था एडोलेसेंस जिसे कहते हैं 13 से 19 वर्ष या 12 से 18 वर्ष, इस तरीके के कुछ आगे पीछे के एक दो ईयर का आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एडल्टहुड और ओल्ड एज, ठीक है, ये विकास की कुछ अवस्थाएं हैं। इसके बाद ओल्ड एज के बाद आदमी जो है उसका जो है जीवन लीला समाप्त हो जाती है, ठीक है। आइए एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सीटेट में बहुत छोटे छोटे तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा और आप जो है इन क्वेश्चंस को गलतियां करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन्हीं क्वेश्चन में बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है, तो आंसर आपको पता होना चाहिए, शैशवावस्था को हम समायोजन की अवस्था नाम देते हैं। इसमें जो है इंद्रियों का विकास होता है और इंद्रियों के माध्यम से ही बच्चा सारा कार्य करता है, देखना, सुनना, छूना, इस तरीके के जो है इसमें बच्चे के इंद्रियों का विकास होता है, ठीक है। बच्चे के जन्म के बाद सबसे तेज जो है वृद्धि अवस्था इसी में होती है। शैशवावस्था में सबसे तेज वृद्धि देखने को मिलती है, शारीरिक ग्रोथ हो या मानसिक हो, इस तरीके की जो है वृद्धि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। भाषा का प्रारंभिक विकास जो है यहीं से देखने को मिलता है, जैसे आप माँ, पा जैसे शब्द जो है बच्चा इसी अवस्था में बोलना शुरू कर देता है, ठीक है, जो कि 0 से 2 वर्ष की है अवस्था, ठीक है। माता पिता पर पूर्ण निर्भर रहता है, मतलब जो भी पूरा निर्भरता जो है माता पिता पर रहता है। भावनाओं का सहज और तीव्र प्रदर्शन, जैसे एकदम से रोने लग जाएगा, एकदम से हंसने लग जाएगा, है ना। एक व्यक्ति की गोद में गया तो रोना लगा, दूसरे व्यक्ति की गोद में गया तो हंसने लग गया, है ना। इस तरीके का भावनाओं का सहज और तीव्र प्रदर्शन देखने को मिलता है। इस अवस्था को प्ले एज कहते हैं, खेलने वाली उम्र वाली एज कहते हैं, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, हालांकि सभी पॉइंट्स आपको लिख लेने होंगे। उसके बाद आ जाते हैं पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो है एक मतलब बाल्यावस्था का जो है पहला जो चरण आता है वो पूर्व बाल्यावस्था आती है। यहाँ ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें क्या होता है कि ये जो अवस्था होता है शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है उसकी दृष्टि से अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। इस उम्र में बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, कल्पना शक्ति के जो है बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। कल्पना शक्ति और जिज्ञासा बहुत ज़्यादा आपको प्रबल देखने को मिलेंगी। आपने देखा होगा 4 साल 5 साल का बच्चा आपसे कितनी क्वेश्चंस पूछता है, आपसे कहता है ना कि मुझे कहानी सुनाओ, कहानी सुना करके सुलाओ, है ना। तो इस तरीके की जो कल्पना शक्ति की जो बातें होती हैं, इमेजिनेशन आधारित जो है चीज़ें होती हैं, इसमें ज़्यादा प्रबल होती हैं। इस स्टेज को हम टॉय स्टेज भी कहते हैं, टॉय एज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है खेल इस अवस्था की प्रमुख गतिविधि है। बच्चा खेल गतिविधियां करके जो है सीखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ईगो सेंट्रिज्म जो है अधिक होता है बच्चे के अंदर, आत्म केंद्रित जो है की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। आप ईगो सेंट्रिज्म का मतलब ईगो बच्चे का केंद्र में होता है, जो भी कुछ हूँ वो मैं हूँ, मैं का भाव इसमें ज़्यादा रहता है। तो किसका भाव, मैं का भाव ज़्यादा रहता है, ठीक है, मैं का भाव ज़्यादा रहेगा, आधा जा है, ठीक है। अरे फिर से लिख दिया गलत, ठीक है, ऐसा फिर बाद में कहेंगे कि मुझे ज़्यादा लिखना नहीं आता। तो ये बात याद रखिएगा, बच्चा जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है इसमें। तो बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा, जानने की इच्छा होगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। इसे हम प्री गैंग एज कहते हैं, मतलब गैंग एज से पहले की उम्र को हम प्री गैंग एज, ये क्वेश्चनिंग एज हो जाता है। यहाँ पे बच्चा जो है बार बार पर जो है क्वेश्चन पूछता रहता है, ये क्या है, वो क्या है, मैं ये ले लूँ, मैं वो कर लूँ, ऐसे बार बार करता रहता है। इसे प्री स्कूल एज भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, उत्तर बाल्यावस्था ये जो होता है ये 7 से जो है 11 वर्ष की अवस्था है, मतलब सामान्यतः इसी एज में माना जाता है, ठीक है। अब कई लोग जो है 6 से 12 लिख देते हैं, तो कई लोग 7 से 12 लिख देते हैं, मैंने जो है 7 से 11 लिख दिया है। यहाँ पे हमको जो है बच्चे के जीवन का जो है शुरुआत होती है विद्यालय जीवन की, मतलब औपचारिक शिक्षा का जो है क्षेत्र कौन सा है, तो औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक जो घर में हो रही है, औपचारिक जहाँ पे नियम कानून होंगे, तो ये उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है। सामाजिक संबंधों में विस्तार देखने को मिलेगा, दोस्त समूह गतिविधियां बच्चे जो है इस उम्र में करते हैं, इस अवस्था में करते हैं। अनुशासन, नियम और नैतिक मूल्यों की समझ जो है इस उम्र में विकसित होने लगती है धीरे धीरे, ठीक है। सही और गलत की पहचान करने लगता है, कोई गलत कार्य नहीं करता, है ना। सामाजिक मानदंडों को फॉलो करता है कि मतलब समाज में ये चीज़ गलत है तो ये गलत है, इस तरीके की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। प्रतियोगिता की भावना जो है जन्म लेने लगती है, कंपटीशन करने लगता है,
तेरे नंबर कितने आए, मेरे कितने आए। अक्सर आप देखिए इस उम्र के बालक को 4 या 5-6 साल की उम्र के बालक को आप 2 बालकों को बैठा के कंपेयर करवाइए कि जो सबसे पहले ABCD लिख लेगा मैं उसको गिफ्ट दूंगा, और जब जैसे ही कोई बच्चा, एक बच्चे ने ABCD लिख ली तो एकदम से ज़मीन में फैल जाएगा रायता की तरह दूसरा बच्चा। तो ये होता है प्रतियोगिता की भावना जन्मे। इसे गैंग एज कहते हैं, स्कूल एज कहते हैं, और ट्रबल सम एज कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी यहाँ नोट कर सकते हैं। किशोरावस्था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इस अवस्था में बच्चों में जो है हार्मोन्स का उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा जो है हार्मोनल चेंजेस, आपके 14 साल की उम्र में बच्चे में हार्मोन्स का जो है बदलाव देखने को मिल जाता है। वैसे तो 13-12 इस तरीके की उम्र होता है, तो इसलिए हम इन्हें इसको नाम दिया है कि भाई ये हार्मोनल का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यौन जो है परिपक्वता जिसे कहते हैं, प्यूबर्टी की शुरुआत होती है। यौन इच्छाओं की जो है लड़का और लड़की के बीच में अट्रैक्शन जो है आपको देखने को मिल जाता है। शरीर और मानसिक जो है उथल पुथल का शिकार रहता है। शारीरिक और मानसिक जो है तनाव ज़्यादा देखने को मिल जाता है। आइडेंटिटी का जो है निर्माण रहता है, मतलब अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार में, अपने सगे संबंधियों के बीच में। आइडेंटिटी क्राइसिस, इसीलिए इसको कहा जाता है, इस उम्र को आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया जाता है। इस अवस्था में बच्चा जो है अधिक कल्पनाशील होता है। तो अधिक कल्पनाशील किस अवस्था में होता है? इस अवस्था, बहुत सोचता है, बिना बात के बैठे बैठे खाली बैठे सोचेगा, तो इस अवस्था को इसलिए कल्पनाशील कहा जाता है। ये अवस्था जो होती है सामाजिक अस्थिरता आपको देखने को मिलती है, मतलब समाज का जो है, अरे जैसे नहीं कहते आओ चलो उनके आंटी के घर चलते हैं, अरे हम नहीं जाएंगे, अभी फालतू है यार, हमको नहीं जाना है उनके यहाँ, क्या बात है, हम यहाँ खेलेंगे बैठेंगे। तो अस्थिरता जो है आपको सामाजिक रूप से उथल पुथल इसमें देखने को मिलेगी, है ना। स्टैनली हॉल का अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टैनली हॉल ने इस किशोरावस्था को एक तनाव और तूफान की अवस्था कहा था। एडोलेसेंस जो है इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेट जो है टेट के एग्जाम में तो ये पूछा ही जाता है, सीटेट के एग्जाम में भी आपको ये स्टेटमेंट के देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, विकास को प्रभावित कर सकता है वो है उसका हेरिडिटी। हेरिडिटी का संबंध है माता पिता से मिलने वाले गुणों से। माता पिता से जो गुण मिल रहे हैं, अगर उसी में कोई कमी है, उसी की शारीरिक या मानसिक बनावट में कोई कमी है, तो हम देखने को मिलेगा कि इस बच्चे का विकास प्रभावित होगा। इन्वायरमेंट अगर जो है में कोई कमी है तो जो है देखने को मिले, क्योंकि इन दोनों के परस्पर जो है अंतः क्रिया से जो है एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है, और इसी में कमी है तो जो है प्रभावित होना लाजमी है। आहार जो हम भोजन करते हैं, अगर न्यूट्रिशनल भोजन नहीं मिलेगा तो शारीरिक जो है बनावट में कमी आएगी, और उस तरीके से चीज़ें आपको बच्चे का विकास भी प्रभावित। सीखने के अवसर, अगर आप बच्चे को सीखने का सही अवसर नहीं देंगे तो उससे भी विकास की प्रक्रिया प्रभावित होगी। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, मतलब अंतःक्रिया, अगर समाज और संस्कृति से दूर कर दिया जाए तो विकास की प्रक्रिया भी प्रभावित देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा ये टॉपिक था वो कवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब इससे जुड़े हुए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो तकरीबन 35 से 40 क्वेश्चन हैं, उसको झटपट से जो है लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है। तो वृद्धि क्या है? तो वृद्धि के संदर्भ में अगर मैंने आपसे बताया था कि ये एक जो है गुणात्मक होता है कि मात्रात्मक होता है, तो ये मात्रा के रूप में मापा जा सकता है, मतलब हम इसे माप सकते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सकते। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो विकास जो है ये गुणात्मक प्रक्रिया है, इसको मापा नहीं जा सकता, इसको गुणों के रूप में माप सकते हैं। ठीक है, यहाँ लंबाई चौड़ाई वाला बात यहाँ पे नहीं है। तो शुरुआत के पहले जो पॉइंट्स लिए गए हैं उन सभी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से रट लेना। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध जो है किस विचार से संबंधित है? तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसका मतलब है ये निरंतरता के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया मानी जाती है? तो विकास जो है एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये कथन दिया गया था पियाजे के द्वारा। भाई विकास जो है एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, क्रमबद्ध रूप में चलती है ना, इसको क्रमबद्ध जो है क्रम रूप में चलती है,
और पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को 4 चरणों में बांटा था। इन 4 चरणों में 4 चरण कौन से हैं, इसको भी ध्यान लिख लीजिए। ये पूर्व शैशवावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। जब बच्चा जो है वस्तुओं और विचारों के बीच में समानता और भिन्नता को पहचानना सीखता है तो ये किस विकास का संकेत है। तो विचार वस्तुओं के बीच में वो समानता, क्या समानता है, क्या भिन्नता है, इन सभी चीज़ों को पहचान ले रहा है, तो ये संबंध है इसके बौद्धिक विकास से। क्योंकि बौद्धिक विकास में बच्चे की सोचने, तर्क करने और वर्गीकरण की क्षमता से संबंधित होता है। जैसे सेब सेब जो होता है वो एक फल है और केला एक फल है, लेकिन ये दोनों ही फल अलग अलग हैं, है ना। ये चीज़ें इनमें समानता समझ जाता है और इसमें भिन्नता भी समझ जाता है। ये बात यहाँ पे समझ गए। ठीक। बच्चा जो है साधारण से जटिल की ओर बढ़ता है, यह किसकी विशेषता है। तो जो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो साधारण से जटिल की ओर बढ़ती है। ये बातें आप याद रखिएगा। या साधारण से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत जो है शिक्षार्थी, इंडिविजुअल लर्नर एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं। तो देखिए व्यक्तिगत शिक्षार्थी किस रूप में भिन्न होंगे भाई, इनकी शारीरिक मानसिक सभी ग्रोथ है जो है इसमें भिन्न होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास की जो दर है उसमें ये एक दूसरे से भिन्न होते हुए दिखाई देंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। विकास क्रम, सामान्य क्षमता, और यहाँ पे इस चीज का भी कोई मूल अर्थ नहीं निकलता। आंसर हो गया 7th का ए। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्गीय मतलब अपने समकक्ष अपनी उम्र के बच्चों के साथ सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो अपने उम्र के सक्रिय सदस्य होंगे वो है किशोरावस्था, क्योंकि इस अवस्था को हम 11 से अधिक वाली अवस्था नाम दे सकते हैं। ठीक है। और एक बात है, ये अवस्था जो है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो है दोस्ती का भाव, समूह की स्वीकार्यता, है ना, सामाजिक पहचान, इन सब चीज़ों का ज़्यादा महत्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। हीरोइज्म का जो है आपको देखने को मिलेगा, हार्मोनल चेंजेस का जो होगा, और किसी एक जो है लिंग के प्रति जो है आपको आकर्षण देखने को मिलेगा। इस तरीके के कुछ जो है भावनाएं आपको किसी और अवस्था में, एडोलेसेंस के एज में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में भाषा का जो है तीव्र विकास होता है। तो अगर हम भाषा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो विकास आपको देखने को मिलेगा भाषा की अवस्था में तो पूर्व बाल्यावस्था है। ये अवस्था 2 से 6 वर्ष की है और इस अवस्था में बच्चा जो है भाषाई जो है डेवलपमेंट में परिपक्वता हासिल करने की कोशिश करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सांप्रतिक जो है दृष्टिकोण के जो है अनुसार बचपन को किस रूप में देखा जाता है। तो बचपन जो होता है इसको हम किस रूप में देखेंगे। तो 10वें का आंसर हो गया वृद्धि और परिवर्तन की एक विशिष्ट अवस्था के रूप में हम इसे देखेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन बी। कक्षा में बच्चों की जो है भिन्न भिन्न क्षमताओं, रुचियों और आवश्यकताओं को समझते हुए प्रभावी शिक्षण करने के लिए टीचर को किसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पे बच्चे की क्षमताओं का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, उनकी आवश्यकताओं को समझना है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसे हम जो है बाल मनोविज्ञान और अध्यापन विषय के रूप में देखेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। टीचर और विद्यार्थी के मध्य किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। तो स्नेह, विश्वास और सम्मान, इन तीनों का जो है एक जो है स्टूडेंट और टीचर के बीच में संबंध होना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन डी। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो देखिए कथन सही नहीं है ना, तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, ये बात सही है कि भाई शैशवावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, फिर उसके बाद जो है उत्तर बाल्यावस्था है, फिर किशोरावस्था है, इन सब में विकास के अपने खतरे होते हैं। ठीक है। विकास जो है उकसाने या स्टिमुलेशन देने से नहीं होता। तो यहाँ पे जो है विकास जो है देखिए यहाँ पे उकसाने देने से नहीं होता, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये गलत है। विकास जो है उकसाने से ही तो होता है। विकास को उचित उत्तेजना दी जाए
तो विकास की प्रक्रिया बढ़ाई जा सकती है। विकास को उचित जो है वातावरण दिया जाए, है ना, तो बढ़ाया जा सकता है, अनुभव से बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से होता है। विकास जो है सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल सही है। विकास की प्रत्येक अवस्थाओं की अपनी विशेषता होती है, ये भी बात सही है। लेकिन ये जो यहाँ पे पॉइंट कहा गया था ये गलत है, और इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना चाहिए। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो उसको नोट्स जरूर करिएगा, ठीक है। विकास का अर्थ क्या है, तो 14वें का देखिए आंसर क्या है। तो विकास का अर्थ यहाँ पे जो निकलता है वो है मेच्योरिटी से और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों से। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, बाकी सभी आंसर्स यहाँ पे गलत होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता की बात कर रहा है, तो 15वें का आंसर है यहाँ पे प्ले एज जो है, ये इस एज की अवस्था नहीं है, बाकी सभी यहाँ पे हैं, ठीक है। मानव जो है विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो मानव का जो विकास होता है वो है, मैंने आपसे कहा कि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो विकास जो है अंतः क्रिया का परिणाम है। तो किसकी अंतः क्रिया का परिणाम है, ये बात भी बिल्कुल सभी को पता होगा, तो ये बिल्कुल सही है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। विकास एक व्यवस्थित जो है श्रृंखला का अनुगामी है, तो एक सही श्रृंखला के रूप में चलती है, एक रेखी ना हो के क्रमिक दौर में उतार चढ़ाव इस तरीके के देखने को मिल जाएगा। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, हर बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, बल्कि जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्रियात्मक अनुसंधान जिसे कहते हैं एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है। तो एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज करना, या फिर जो है शैक्षिक जो है परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा में एक शैक्षिक जो है कार्य प्रणाली में सुधार लाना। तो इस तरीके से आंसर यहाँ पे 18वें का डी सही जवाब होगा। शर्म और गर्व का भाव जो होता है वो किस अवस्था में होता है। तो बच्चे के अंदर जो है प्राउड वाली फीलिंग, शेम ऑन यू, इस तरीके से होता नहीं, शेम शेम पपी शेम, इस तरीके से, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो है बाल्यावस्था से संबंधित है, ठीक है। आप प्राउड वाली फीलिंग कराना चाहते हैं तो बच्चों को जो है प्राउड दी फील कराइए, तो वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड बॉय, इस तरीके से जो है कुछ आप जो है बच्चों को स्टेटमेंट दे सकते हैं, इससे बच्चे बड़ा प्रभावित होते हैं, ठीक है। निचली कक्षाओं में जो है शिक्षण कोई खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। तो निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धति किस रूप में आधारित होती है, तो ये है 20 का आंसर है यहाँ पे विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। बाल्यावस्था जो है क्या होती है, तो बाल्यावस्था जिसे हम 2 से जो है 6 वर्ष की अवस्था मानते हैं, और 6 से जो है या 7 से जो है हम 11 वर्ष की अवस्था मानते हैं। तो बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक, यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। विकास में जो है वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो देखिए विकास में वृद्धि का संबंध है उसमें वजन में वृद्धि। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वृद्धि का संबंध है मात्रात्मक रूप से, मात्रात्मक परिवर्तन से, जिसे हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। परिपक्वता का संबंध डॉट डॉट से है, तो मैच्योरिटी, कोई व्यक्ति मैच्योर है, इसका संबंध किससे होगा। तो कोई व्यक्ति मैच्योर है, ये उसके ये दर्शाता है उसके जो है विकास को, ठीक है। तो जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, है ना, वैसे वैसे वो शारीरिक, मानसिक और जो है इन सभी जो है भावनात्मक, इन सभी चीज़ों में मैच्योर आपको देखने को मिलेगा। तो ये विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहा था। टेंशन एंड एंगर या फिर स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था किसने कहा था। तो ये जो है स्टैनली
हॉल ने कहा था, और ये उम्र है किशोरावस्था। ठीक है। एक जो है 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, हमेशा जो है स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। ये किस अवस्था का परिणाम है? तो ये जो है बात बात पे बड़ों से झगड़ा कर रहा है और स्वयं को सही साबित करने का प्रयास कर रहा है, तो इस तरीके की अवस्था को किशोरावस्था नाम देते हैं। ठीक है। एक बच्चे की जो वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो वृद्धि और विकास की जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो यहाँ पे ना तो मनोविश्लेषण, ना तुलना, ना सांख्यिकी, विकासीय विधि मानी जाती है। आंसर हो गया ऑप्शन जो है सी सही जवाब होगा। बच्चे के विकास में सिरस्थ, जिसे कहते हैं हम सिफेलोकॉडल, जो के अनुसार निम्न सत्य है। अब मैंने आपसे कहा था सिफेलोकॉडल में जहाँ पे जो विकास की प्रक्रिया होती है वो सर से पैर की ओर रहती है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? विकास की प्रक्रिया मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, तो ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये जो होता है यहाँ पे विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, ये नोट कर लेना। ये है विकास क्रमबद्ध तरीके से चलता है, ये है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये है विकास जो होता है ये मशीनी प्रक्रिया है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट विकास के संदर्भ में गलत बताया जा रहा है, क्योंकि विकास जो है वो जीवंत एवं सजीव प्रक्रिया मानी जाती है। याद रखिएगा। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? तो भैया देखो, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, और ये सभी जो है व्यक्ति के जो डेवलपमेंट को ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? मतलब आसपास के परिवेश की भूमिका का समर्थन कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर है कुछ जो है शिक्षार्थी, कुछ बच्चे सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, मतलब कुछ बच्चे जल्दी सूचनाओं को ग्रहण कर लेते, समझ लेते और उसको व्यक्त करने लगते, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो ये जुड़ा है इन्वायरमेंट से, परिवेश से, आसपास के। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना टीचर की सहायता करता है। तो किस तरीके के सिद्धांत को समझना होता है? तो यहाँ पे 31वें का देखिए आंसर क्या होगा? तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में जो है यहाँ पे आंसर हो गया। बाकी यहाँ पे सभी गलत होंगे। ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है बुद्धि और विकास का पहला चरण माना जाता है? तो ये शारीरिक विकास जो है ये पहला ही चरण है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। निम्न में से कौन सी जो है मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो मध्य बाल्यावस्था की जो विशेषता मानी जाती है वो है यहाँ पे बच्चे जो है तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि इस उम्र का जो बच्चा होता है वो 2 से 6, 7 से 11 वर्ष तक का उम्र का बच्चा आपको देखने को मिलेगा मध्य बाल्यावस्था में। तो यहाँ पे बच्चा जो है आमतौर पे तार्किक रूप से जो है चिंतन करने लगता है, मूर्त रूप से क्वेश्चंस को अगर आप देंगे है ना तो वो उनको भी सॉल्व करने लग जाएगा। ठीक है। ये पियाजे की अवस्था के नज़दीक यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। विकास की किस अवस्था को जो है कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो यहाँ पे 34वें का आंसर है, ये किशोरावस्था का जो है इन्होंने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। किस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाएगा? तो खिलौने मतलब टॉय एज का नाम दिया है। तो यहाँ पे 35वें का आंसर है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है। तो इस तरीके के जो हमारा जो है कंप्लीट वीडियो हो जाता है समाप्त। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सीडीपी से रिलेटेड आपको कंप्लीट जो है थ्योरी वीडियो दूंगा, कंप्लीट जिस तरीके का आज का नोट्स दिया गया है। ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।